10 टारगेट है ना। उपसर्ग वाक्य शब्द था ना, शब्द वाक्य उपसर्ग और शब्द। अर्थ बताने में ना बड़ा जैसे टेक्निकल, जैसे वो बड़ा ओवन टाइप लगता था, और ना इधर क्लियर हो पाता था ना उधर होता था। तो तुम लोग 3 जगह दिमाग लगाना पड़ता था, एक उपसर्ग में, और उपसर्ग के बाद क्या बदल रहा है, उसका मतलब क्या है, क्योंकि बीच वाले को मतलब नहीं समझ में आता था। कितना हुआ तो लास्ट वाला उप नहीं हुआ है ना, उद और उत हुआ होगा ना। अगला उप, उप से क्या क्या बनेगा, चलिए हम निकाल लेते हैं। उपकार, उपकूल, उपनिवेश, लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत है लिखने में, लिखूं बोल देता हूँ, जो कठिन होगा वो लिख देता हूँ। कल उपकूल हो गया, हाँ उपनिवेश, उपस्थिति, एक आध को कठिन लिखता हूँ, उपस्थिति, उपवन, उपवन, उपनाम, उपनाम, उपासना, इत्यादि। अगला लिखिए, दूर और दुस, दूर और दुस, हाँ दूसरे से लिखिएगा। देखिए दुर्दशा, दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्जन, दुराचार, दुस्साहस, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुसाध्य, दुर्गुण, दुर्गुण, दुर्गम,
बाकी कोई कठिन शब्द है इसमें? दुर्गुण, दुस्साहस, इसका दुस्साहस मतलब होता है कि जैसे वह लड़का या वह व्यक्ति कौन सा शब्द होता है, मतलब थोड़ा चीज है ना, मतलब कि जो अपने पिता से पैदा ना हो, मतलब समझा ना, जैसे जो जिसको हम वो कह सकते हैं, मतलब कि तो, हाँ दुस्साहस मतलब यही हुआ कि वो है दुस्साहस नहीं कहा जाता कि किसी दूसरे से जन्म लेना, दूसरे से पैदा होना, तो एक गाली टाइप का है, ठीक ये हुआ। और दुस्साहस मतलब हिम्मत, दूसरा मतलब कोई गलत कार्य, दुर्गुण मतलब कोई गलत गुण, ठीक। और दुर्गम का मतलब क्या होता है, जो वह रास्ता जो बहुत कठिन है, ठीक। जैसे कोई भी चीज़, चाहे आप कठिनाई में कोई भी चीज़ ले लीजिए कि आसान रास्ता ना हो, कठिन हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुत दुर्गम। जंगल से अगर आपको जाना हो, पहाड़ टाप करके जाना हो, शीशा पे चढ़ के चलना हो, कांटों पे चलना हो, तो ये कौन सा रास्ता है, ये दुर्गम है, कठिन कार्य है। तो दुर्जन का मतलब क्या होता है, वही दुर्लभ, मतलब दुर्लभ मतलब होता है जो बहुत कठिनाई से मिला है। दुर्लभ नहीं होता कि ये चीज़ बहुत दुर्लभ है, कभी कभार देखने को मिलती है, हम क्या करते हैं उसको लेकर के सहेज के रखते हैं, बचा के रखते हैं ना। जैसे गंगा जल हमारे आपके लिए तो जाते जाते उठा लो, लेकिन जो लोग दूर से आते हैं उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है, तो क्या करते हैं, यहाँ से भर के ले जाते हैं। किसी के यहाँ गंगा जल रखा हुआ है आपके यहाँ, तुम्हारे सबके यहाँ रखा है, अच्छा। लेकिन जो करीब में होंगे उनके पास नहीं रखा होगा, जैसे उनके गंगा जल क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है स्वाति, क्यों रखवाई होगी घर में, गंगा जल रखा है घर में, क्यों रखा है बताओ? सर जैसे बीच बीच में कभी कभी काम पड़ता है, नहीं जा पाते, कौन से काम पड़ता है? पूजा में गंगा जल, और जो कोई मरने को होता है, ठीक है, चलो ठीक है, तुम इसलिए रखी हो कि पूजा होगा तो कौन लेने जाएगा कोई मरने वाला है तो सब लोग कैसे लाना जाएगा। तो जो लोग गंगा के किनारे होंगे ये सब लोग नहीं रखे होंगे। जैसे हम लोग पानी पीना होता है तो तुरंत पाइप चले जाते हैं, समरसेबुल चले जाते हैं, एक लोटा की बाल्टी भर के लेके चले जाए, उसी तरीके जो लोग किनारे हैं तो नहीं रखे होंगे। जैसे कोई मरने वाला जाएंगे दौड़ के लोटा भर लाएंगे गंगा जी से पिला देंगे ना। पूजा है तो जैसे हम लोग आम की लकड़ी, पूजा जब शुरू हो जाता है तो शुरू होने को होता है तो ये है वो है, आम की लकड़ी है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, इकट्ठा करते हैं। जो लोग वहाँ बगल में होंगे पूजा के पानी उठा लाएंगे। तो अब देखो ये सब कहने की बात है। देखो मैं आपको अपनी बात बता दूँ, मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल विश्वास भरोसा नहीं करता हूँ, एकदम नहीं, मतलब एकदम नहीं। भगवान है नहीं है हमसे कोई मतलब नहीं है, होंगे तो अपने लिए होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। अब भगवान के लिए मैं समय व्यर्थ नहीं करता हूँ, मेरे मन में है भगवान है, मुझे पता है, लेकिन सब कुछ भगवान है ये, ठीक। सब कुछ छोड़ के हम भगवान के पीछे नहीं भागते, ये हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है। अगर भगवान है तो वो उनके लिए हमारी श्रद्धा है, सब कुछ है। लेकिन ये कहो कि गंगा जल पिला देंगे जो मर रहा है तो स्वर्ग में चला जाएगा, नहीं पिलाएंगे तो नरक में चला जाएगा, ये सब भ्रामक चीज़ें हैं, ये सब बनी बनाई बातें हैं। हमें आपके पिताजी को किसी ने बता दिया, आपको किसी ने बता दिया कि इस तरह का होना चाहिए, आप अपने आने वाली पीढ़ी को बताओगी कि गंगा जल का ये काम होता है, पता किसी को नहीं है उस गंगा जल का काम क्या होता है। लेकिन क्योंकि हमारी परंपराएं रूढ़ियों से परंपरा से चली आई हैं और हमें बताया गया है ये होता है, ये होता है, ये होता है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो गाय के गोबर से पुताई की जाती है, गाय के गोबर से पुताई की जाती है। अब ये बताओ आपके यहाँ भैंस भी है, गाय भी है, बैल भी है, सेम चीज़, जो चीज़ आप गाय को खिलाती हो वही चीज़ आप भैंस को खिलाती हैं, वही चीज़ आप बैल को खिलाती हैं।
तो गाय के गोबर से ही क्यों लिपाई होती है, भैंस वाले से क्यों नहीं होती है, बैल से क्यों नहीं होती है? अगर हम आपसे ये पूछे तो आप जवाब दे सकती हो? नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर पहले सब लोग यही करते हैं, हमको बताया गया है। वही तो हम कह रहे हैं कि आपको बताया गया है। हम लोग कुत्ते को कुत्ता ही क्यों कहते हैं, घोड़ा क्यों नहीं कहते उसको? इसलिए नहीं कहते कि परंपरा से उसको कुत्ता कहा जाता है, कुत्ता कहते हैं। जबकि अभी हम आप घोड़ा कहना चालू करते हैं तो आने वाली एक पीढ़ी के बाद कुत्ते का नाम घोड़ा हो जाएगा, लेकिन उसका कार्य थोड़ी बदलेगा, नाम बदल रहा है ना, काम नहीं बदल, कुत्ते का काम जो है वही रहेगा, आप चाहे जो नाम बदल लो। तो कुल मिलाकर के ये सब जो चीज़ें बनी बनाई हैं, ऐसा नहीं कि हमारे घर में लोग नहीं करते हैं, हम भी उसी परिवार से जैसे तुम लोग हो, लेकिन ये हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है। हम मंदिर कभी कभी जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, और जाते हैं तो एक तरीके से बस जाते हैं केवल। कुछ लोग को देखता हूँ कपार पकड़ करके उल्टा लटक जाते हैं, ये है वो है, जाता हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं, जाता हूँ बस एक मिनट से ज़्यादा मुझे अंदर नहीं लगता है, बस जो गए एक जो चीज़ें हैं कहते हुए चले। अब आप ये कहोगे सर नहीं मानते तो जाते क्यों हैं? सवाल ये आ सकता है कि सर आप मानते नहीं तो जाते क्यों हैं? तो जाने का मतलब अब ये नहीं कि जाने, हमने क्या कहा कि जाना मानना न मानना दोनों बहुत अंतर है। हमने ये नहीं कहा कि हम नहीं मानते, लेकिन ये जो चीज़ें जो बिना मतलब की है, जो काल्पनिक है, उसको हम नहीं मानते हैं। तो गंगा जब कुछ लोग अभी बता रहे थे, किसी वाले बता रहे सर उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो आज तक दिखी नहीं उस पानी को, तो पता नहीं, ठीक है। तो चलिए ये जितनी चीजें इसमें आएंगी, दूर और दूस, जैसे एक चीज याद रखना, जैसे हमने बताया था कल आपको कि उद उत, ठीक उसी तरीके से दूर दूस, जैसे इसमें क्या लगा है दुस्साहस, इसमें क्या लगा है दुर्दशा, दुर्लभ, इसमें क्या है दुस, दुष्कर्म, है ना। तो इस तरीके दुसाह, दुर्गुण और दुर्गम, तो दूर और दुस से और बहुत सारी चीजें निकल, लेकिन इतनी चीजों में आपका काम हो जाएगा। अगला लिखिए नी, नी, नी से क्या करोगे भाई? है चलो हम बता रहे नियुक्त, नियुक्त, निदर्शन, निदर्शन, निवास, निवारण, निम्न, निषेध, निरोध, निदान, इत्यादि। इसमें कोई कठिन शब्द है बताओ? सर निदर्शन के बारे में कुछ बताइए। निदर्शन, देखिए निदर्शन का मतलब होता है कि दो चीज हो गया, एक तो निदर्शन विधि है और एक निदर्शन मतलब जो चीजें जो नीचे की तरफ देखी जाती है। एक होता है दर्शन, दर्शन मतलब आमने सामने देखना, और निदर्शन मतलब नीचे की तरफ देखना। एक तो ये हो गया, और जब इसकी विधि की हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में कई बार बताया है, इसे कहते हैं इंग्लिश में सैंपलिंग विधि। जो हमने बताया था ना कि भगवान में आप चावल बनाते हो तो कैसे आप चेक करोगे, तो इसका ये है निदर्शन विधि वह विधि होती है जो समस्त इकाइयों का अध्ययन न करके उसमें से दो चार इकाइयों का अध्ययन करता है जो संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करते हो और उसी से अपना आकलन रिसर्च निकाल देता है। तो ये विधि में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कामगर, बहुत कम खर्चीली, कम समय लेकर के, मतलब इस समय इसका उपयोग बहुत तेजी से होता है। भाई जाहिर सी बात है कि जैसे आप सीरीज पढ़ती हो, एक तरीके से निदर्शन है,
इतनी मोटी किताब का इतनी पतली सीरीज हम लोग पढ़ते हैं, तो करते क्या है कि वो सीरीज पूरी किताब को प्रतिनिधित्व करती है। मान लो जैसे हमने अभी इतने लोग, आप 20 लोग बैठे हो और हम ये जानना चाहें कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, या कोई और आए आपसे पूछने लगे, तो 20 लोग से पूछेगा नहीं। हो सकता है 20 से पूछे, लेकिन हो सकता है बीच में 1-2 लोग खड़ा करके पूछ ले कि अच्छा बताओ कौन सा क्लास चल रहा है, ये सब क्या पढ़ाते हैं, जो भी चीज़ है, तो तुरंत वो आप बताओगे तो आँख में लगा लेगा कि नहीं, इसका मतलब ये पढ़ाते हैं, ये क्लास यहाँ चल रहा है। इसको इंग्लिश में सिंपल, बस ऐसे याद करना, सिंपलिंग विधि होती है कि ये कोई भी चीज़ है उसमें से हम थोड़े का अध्ययन करते हैं, थोड़े को देखते हैं। हम लोग जब आलू उबालते हैं वही काम करते हैं, एक निकाल के चेक कर लेते हैं। चावल, अब तो ये सब चीज़ें का सिस्टम आ गया है कुकर, ठीक है, तो उसमें जो है इस तरीके में होता क्या है कि एक सिंपल के लिए निकाल लेते हैं हम लोग, और उसी से हम लोग पूरा अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा ये जो काम है लगभग हो चुका है ना। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर हम लोग वो देखते हैं कि जैसे गेहूँ चावल की बोरी है, गेहूँ और चावल की बोरी है, अब हमें ये देखना है कि गेहूँ और चावल जो बोरी में रखा गया है कैसा है, खराब है कि अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, पूरा बोरी तो पलटेंगे नहीं, पलट के देखेंगे कितने कीड़े पड़े हैं, कितने क्या पड़े हैं। हम लोग करते क्या, बीच में से थोड़ा सा निकाल देते हैं और हाथ में लेके देख लेते हैं, क्लियर, इसी से क्लियर हो जाता है कि नहीं बाकी का जो चावल है गेहूँ बोरी में है वो इसी कंडीशन में है ना। अब आप सोचो कि पूरा का पूरा चावल अगर आपको देखना हो कि चावल कैसा है तो कितना टाइम लगेगा, समय भी लगेगा, खर्च भी कम ज़्यादा लगेगा। तो निदर्शन की विधि होती है, इसमें होता क्या है कि यही करते हैं हम लोग कि किसी एक इकाई का अध्ययन कर लेते हैं और उसी एक इकाई से संपूर्ण का आकलन लगा लेते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं सैंपलिंग विधि। ठीक, इसको अगर आप भूलते हो तो वही चावल वाला बात याद रखना कि जब हम लोग भगोने में चावल बनाते थे, ठीक, तो कैसे पता करते थे कि चावल पक गया है कि नहीं। हम लोग उसमें से क्या करते हैं, एक चावल निकालते हैं और एक चावल पक गया है तो माना जाता है कि सारा का सारा चावल पक गया है। उसी को सिंपलिंग में कहते हैं। बाकी निवास पता ही है, निवारण, निषेध मतलब रोकना, निरोध मतलब भी रोकना, ठीक, निदान मतलब किसी भी चीज का निराकरण करना, और एक शब्द और आता है निरोध, ठीक। चलो इसको भी आप लिख लो। और शुद्ध क्या है, ठीक। निरोग, अगर शुद्ध की बात करें, एक तो ये निरोग हो गया, नी के उपसर्ग से निरोग बनेगा, ठीक। रोग मतलब रोग और नी लग गया तो निरोग, अर्थ बदल गया कि नहीं। अभी क्या था, अगर हम नी को हटाएंगे इसका मतलब यह है एक रोग की बात कर रहा है, किसी रोगी की बात कर रहा है, लेकिन जैसे वह रोग ठीक हो जाता है तो सब क्या कहते हैं, निरोग कह देते हैं ना। तो अर्थ बदल गया। अब आप ये बताओ कि ये तो ठीक है, अब अगर शुद्ध की हम लोग बात करें तो इसमें निरोग कौन सा सही होगा, बताओ। पहला वाला शुद्ध की बात करेंगे हम लोग तो ये सही होगा। जब हम लोग हमने क्या बताया कि हम लोग लिखते पढ़ते कुछ और है, लेकिन जब शुद्ध की बात आएगी, हमने आपको लिखाया भी है, तो शुद्ध में क्या सही होगा, निरोग, ठीक। इस पे बड़ी की मात्रा लगी। अगला लिखिए निर। देखिए निर से क्या बनता है, निर्वास, निराकरण,
निर्वाह, निर्वाह, निर्दोष, निश्चल, निश्चल निर्जीव, निर्जीव, निर्मल, ठीक। निर से इतना बनेगा, इसमें अर्थ बताने की जरूरत है। निर्वास मतलब क्या होता है? निर्वासन जानते हो? निर्वासन नाम सुनिए, क्या होता है निर्वासन? किसी को घर से निकाल देना, किसी को घर से निकाल देना निर्वासित जीवन, जिसके घर का पता ठिकाना ना हो, ठीक है। घुमक्कड़ जीवन का लोग जीते थे इतिहास में, या आज भी आप देखेंगे जो रोड पे भिखारी रहते हैं, जिनके पास रहने का आवास नहीं है, वो क्या करते हैं? निर्वासित जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक। वो क्या है? जहाँ रुक जाते हैं, जहाँ शाम हो जाती है वहीं उनका घर हो जाता है। तो वह तो एक अलग बात है। निर्वासन चीज होता है कि जब गांव में समाज से कभी कभी परिवार से भी लोगों को निकाल दिया जाता है, कभी कभी गांव से निकाल दिया जाता है, कभी कभी बहुत बड़े अपराधियों को जिला छोड़ने को कह दिया जाता है, इनको जिला बदल किया जाता है। नाम सुने हो ना? जिला से निर्वासित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जिले में रहेंगे तो ये इनका जो अपराध करने का, गाँव में भी यही होता है, जो व्यक्ति या कोई महिला या पुरुष इस तरह का कोई काम करती है जिससे पूरे गांव पर ठेस पहुंचता हो, कोई अनैतिक कार्य करता हो, ठीक, तो क्या कहा जाता है? गांव में, गांव की सजा क्या होती है? उसको वंचित कर दिया जाता है। उसको वंचित कर दिया जाता है। गांव की सजा ये होती है, हुक्का पानी बंद, इनके यहाँ लोग तेरही नहीं जाएंगे, बरही नहीं जाएंगे, शादी विवाह में नहीं जाएंगे, और इनको गांव से निकाल कर जो किनारे का खेत होता है वहीं पे कर दिया जाता है कि आप यहीं रहो, आपको गाँव में नहीं आना है, और गांव के किसी व्यक्ति को उनसे मिलने नहीं जाना है। हाँ, ये गांव की बहुत बड़ी सजा होती थी। ये गांव की, पहले जब ये आपका कोर्ट कचहरी कानून नहीं था तो ये गांव की सजा हुआ करती थी। हाँ, मुखिया के द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा, जैसे भी था, तो इनके द्वारा इस तरह की सजा दी जाती। तो उसी को कहा जाता था निर्वासित जीवन व्यतीत करना, मतलब निकाला हुआ, फेंका हुआ, इस तरह का कहा जाता है। और बाकी ठीक है, निर्वाह मतलब जो आपका जीवन चल रहा है, निर्वाहित जीवन जो चल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कि निर्वाह कर रहे हैं। दाल रोटी खा के, नहा के क्या कर रहे हैं? निर्वाह करते हैं। जिसकी जैसी स्थिति है आर्थिक, उसी हिसाब से करता है। कुछ लोग, एक लड़की आती थी बीटीसी में, क्या कहते हैं, 18 वर्ष में थी, तो वो बच्चों से तो कहती ही थी। एक दिन हम लोग से भी कही कि सर हम डेली 2 रसगुल्ला खा के तो पानी पीते हैं सुबह, तो मुस्लिम थी, ठीक। तो हुआ सुना कि ठीक है, हम लोग ध्यान दिए नहीं, बस आती थी तो सभी बच्चों से कहती थी। तो कुछ बच्चे हम कह के चलो उससे बोलो तुम लोग के लिए भी थोड़ा ले आई होगी। तो अब ये एकदम बिल्कुल दुबली पतली थी, ये कही कि हम एक मतलब इतना हम वो ड्राई फ्रूट खा करके 2 रसगुल्ला हम डेली खा के तब पानी पीते हैं। तो भाई ये उसका निर्वाह था, ये उसका निर्वाह था। हम लोग रसगुल्ला खाए, पता लगे 2 से 4 महीना, 5 महीना कभी कभार अगर लगता है तो कहीं मिल गया फ्री का, तो जैसे यही शादी विवाह आ रहा है, अब कुछ जम और 2 महीना कोई दिक्कत नहीं है, ना रसगुल्ले की दिक्कत है, ना पनीर की दिक्कत है। तो अब हम लोग का जो निर्वाह वाला जीवन होगा वो अच्छा होगा, ठीक। सलाद पापड़ के साथ, हम लोग घर में सलाद कभी नहीं खाते हैं, लेकिन शादी विवाह में जाते हैं तो सबसे पहला काम सलाद, नहीं है तो मंगाया जाता है, ले जाते, ऐसे लगता है कि रोज हम लोग खाते हैं। तो कुल मिला करके ये अलग की बात हो गई। ये जो जीवन होता है कि हम कैसे अपना निर्वाह कर रहे हैं, जैसे व्यवस्था बनाना, खान पान, जो भी चीज़ें हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वाह कहते हैं। तो कभी कभी इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए कि अतिशयोक्ति टाइप हो जाए। डेली के 2 रसगुल्ला मतलब 50 रुपया रोज, और अगर 5 लोग हैं तो 250 रुपये तो रसगुल्ला पे चला गया। तो
हो गया? चलिए आगे लिखिए। परा, परा, पराजय, पराक्रम, पराजय, ये हो गया था क्या? अच्छा, पराक्रम, पराभव, परामर्श, परामर्श, पराभूत, पराभव इत्यादि। परा से बड़ा आसान है ये। पराजय, पराक्रम हमने बताया था। देखिए इसमें ठीक है, पराजय मतलब हार होती है। हो गया, लिख लो। पराक्रम मतलब होता है जैसे पहले के जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, वो बड़े पराक्रमी राजा हुआ करते थे, वीर। और उसमें वीरता का एक, सैनिक का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि या तो मरो या तो मारो, वो मैदान छोड़ के भागते नहीं थे। और ये प्रखंड विद्वान हुआ करते थे, मतलब कि यज्ञ वगैरह अपने से ही करा देते थे। इसे कहा जाता था पराक्रमी राजा। और जो पराक्रम, जैसे हमने आपको बताया था, सिकंदर महान के बारे में पढ़ाया था। अभी आप पढ़ेंगे, अभी आगे तो अशोक के बारे में पढ़ेंगे, बाबर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने कभी हारा ही नहीं। तो एक तो ये होता है कि लगभग जीतना, एक होता है कि नियम, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना। जैसे हमने आपको बताया ना कि जब कर्ण और अर्जुन की लड़ाई हो रही थी, तो जब उनका कर्ण के रथ का जब पहिया धंस जाता है, तो किस भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अभी तुम मत मारो। मतलब उनका ये था कि ये युद्ध का नियम नहीं है। युद्ध का नियम क्या है? आमने सामने की लड़ाई हो, अब पता लगता है कोई निहत्था बैठा हो, आप तलवार लेके उसका अंगुली काट दिए, तो आप पराक्रमी नहीं है। ये आपने क्या किया? विश्वास दिए, कायरता है। तो उस समय तो कृष्ण ने बताया, लेकिन अर्जुन ने नहीं माना उस चीज को। तो बाद में जो भी बातें हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे कहने को मतलब ये पराक्रमी वह योद्धा होता था, वह राजा, वह सैनिक होता था जो युद्ध के नियमों को ध्यान में रखते हुए विजय प्राप्त करता था। ठीक, यहाँ बस मार के आना या मरना है। अभी जो भाई तब के राजा आज के नेता, यही तो हुआ ना, तब के राजा और आज के नेता। अभी आप किसी नेता को लेके जाओ और कोई लड़ाई हो, लड़ाई मतलब पुलिस की लाठीचार्ज हो जाए, देखो कोई नेता आगे लाठी खाता है, वो आपको आगे के पहले बढ़ेगा, ठीक। और कहीं ऐसा ना हो कि जाए ही ना, और गया भी बहुत सतर्क है, उसको पता है, आपको नहीं पता है कि आंदोलन में लाठीचार्ज हो जाएगा, लेकिन उसको पता है। इसलिए क्या करेगा? स्वार्थी को, प्राची को आगे किए रहेगा। चलो बेटा हम है, चलो बेटा हम है। जैसे लाठी चलेगी पहले आप ऊपर चलेगी, जैसे आप ऊपर चलेगी तुरंत क्या करेगा? 3-13 हो जाएगा। जबकि पराक्रमी का गुण क्या है? नेता का गुण क्या है? हमारे समर्थक बचे रहे, हम रखें, ठीक। तो ऐसे नेता नहीं है। तो पराक्रम का मतलब ये होता है। परामर्श मतलब होता है सलाह। पराभूत मतलब होता है कि जो अभी भूत में भी जैसे भूत का भी कई प्रकार का होता है। आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, जैसे एक को हमने पढ़ा था ना, उसको जब पढ़ा रहा था, अभी फिर आया था ग्रुप में। पराभूत मतलब जो अभी अभी हो गया, जैसे अभी हमारा जब क्लास खत्म होगा, जब खत्म होगा तो तुरंत जो चीजें होती हैं, खत्म होती हैं या समाप्त होती है, उसी को हम लोग कहते हैं पराभूत, ठीक। जैसे अभी किसी से झगड़ा होगा तो तुरंत झगड़ा करने के बाद आप तब नहाने जाए, ठीक है। तो जो झगड़ा जब खत्म होता है तो उसे कहा जाता है कि झगड़ा हो चुका, मतलब काम हो गया, तुरंत अभी हुआ है। एक दिन के बाद मामला फिर पराभूत नहीं आएगा, फिर वो भूतकाल में चला जाएगा। मतलब समझ आया ना कि जो चीजें भूतकाल की, वह चीजें जो अभी अभी समाप्त हुई हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसी को हम लोग कहते हैं पराभूत। और पराभव मतलब ये कि भाव मतलब नुकसान, जो अभी अभी हमारा नुकसान हो चुका, मतलब चीजें वही है। अभी हम जब पढ़ेंगे भूतकाल में, तो हम आपको पढ़ाएंगे संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, ठीक। इस तरीके के भूत आएंगे कि उसमें कितने पहले खत्म हुआ है तो क्या कहा जाएगा, कितने पहले खत्म हुआ है तो क्या कहा जाएगा, इस तरीके से आगे परि, परि
परिजन, परिणाम, परिधि, परिपूर्ण। सर कौन से सेमेस्टर का क्लास चल रहा है? ये मतलब बीटीसी के चला, तुम लोग कौन सा क्लास है? सर मैं भी बीटीसी की छात्रा हूँ। बीटीसी की क्या नाम है? काजल गिरी। काजल गिरी। क्लास में कितनी आती है? सर बहुत दूर है। कहाँ? बलरामपुर। बलरामपुर बहुत दूर नहीं है, ये तुम बलरामपुर इधर जाती हो, ये उससे और आगे से आती है। कहाँ से? कहाँ से? पता नहीं कहाँ से आती है, लेकिन इधर से आती है, दूर है इसका। तो बलरामपुर कितना दूर है यहाँ से? कहाँ 15 किलोमीटर बलरामपुर? बलरामपुर तो हम लोग वही रहे, बलरामपुर सर वो आगे थे ना। बरेठी बलरामपुर ना 15 किलोमीटर है। मैं बलरामपुर बाजार देख रहा हूँ, वहाँ का एक समोसा जो खिलाड़ी समोसा, ठीक है, खाया हूँ। ठीक, तो मुझे पता है, लेकिन वो 20 किलोमीटर नहीं है, वो यहाँ से 15 तो लगभग है 15 किलोमीटर। तो है सर साइकिल से आने जाने में। चलो अच्छा, अगर इतना दूर है तो लेकिन मेरे हिसाब से 7-8 किलोमीटर है। गांव से अगर आप गांव से जाओगे तो 7-8 गांव से नहीं जाते ना, पूरा सड़क से आते हैं। हाँ, इधर से पड़ेगा, इधर से आप जाओगे पहले वहाँ पे कौन सा स्कूल है वो? हाँ, ये पूरा सीधा रास्ते से फिर सीधा होती इधर है। से पड़ जाएगा, लेकिन ये गांव वाले रास्ते से बीच में, गांव वाला रास्ता भूल जाते हैं, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। तो जब रोज आओगे थोड़ी भूलोगे। और सही भी नहीं है ना, सब बैठा बैठा पड़ता है। हाँ ठीक है, अकेले आने लायक नहीं है बात सही है। देखो अब इसमें परि उपसर्ग से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, इतना बनेगा। और भी हमने आपको 4-5 उदाहरण के तौर पर मालूम करवा दे रहे हैं। परिक्रमा मतलब क्या होता है? चारों किसी भी चीज का चक्कर लगाना। परिजन मतलब पता ही है। परिणाम मतलब, परिधि का मतलब क्या होता है? सर्कल, घूमना, मतलब परि मतलब हो गया चारों तरफ का। ठीक, परिपूर्ण कोई भी चीज है जो जिसमें कोई कमी ना हो। एक होता है पूर्ण, एक होता है परिपूर्ण। तो परिपूर्ण में क्या होगा? जैसे पूर्ण और परिपूर्ण कोई भी चीज है जिसमें, ठीक है, कभी कभी होता है क्या कि कुछ जैसे मकान आप बनाते हो, ठीक है, बात मत करो बेटा, बात मत करो। हम लोग जब मकान बनवाते हैं तो दो चीजें, जैसे मकान में दीवार खड़ी हो गई, छत हो गया, प्लास्टर हो गया, ठीक, लाइन वगैरह खींचे, पंखा वंखा लगा दिए, तो मकान हमारा क्या हो गया? पूर्ण हो गया, रहने लायक हो गया। लेकिन अभी ये परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण कब होगा? जब हम फर्नीचर का शोरूम बनाएंगे, अलमारी बनाएंगे, टाइल्स लगवाएंगे, दुनिया भर की चीजें कर लेंगे, तभी क्या हो जाएगा? परिपूर्ण। तो दोनों में अंतर यही है कि पूर्ण होने के बाद कार्य आप शुरू कर सकते हैं, काम होता रहेगा। और जब परिपूर्ण तब होता है जब लगता है नहीं अब इसमें कुछ हमको नहीं करना है, चाहे वो मकान हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी चीज हो, उसी को हम क्या कहते हैं? परिपूर्ण। और इससे क्या हो जाएगा? परिवर्तन। एक मिनट, परिवर्तन है परिणय, परिणय, पर्याप्त, परिचय, ठीक। इसमें बताना है कुछ पूरा है इसमें परिणय कठिन लग रहा है क्या? शादी विवाह का परिणय का मतलब होता है एक तरीके से मिलना, ठीक है। क्योंकि मिलना और मिलन बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हमने बताया क्या है कि एक ही अर्थ के बहुत सारे शब्द होते हैं और वो शब्द जगह जगह उपयोग किए जाते हैं, ठीक।
तो जो पर डे का मतलब होता है कि जब एक तरीके से शादी के लिए माना गया है, विवाह के टाइम में जब पहली बार, ठीक, जो शादी मतलब क्या होता है, गठजोड़ माना जाता है उसको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर डे कहते हैं। आगे देखिए, प्रख्यात, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, परामर्श, प्रयोग, प्रगति, प्रसार, प्रयास, प्रस्थान, प्रस्तावना नहीं होगा, उसमें बता रहे हैं प्रलय, अर्थ बदलना चाहिए ना, प्रमाण, प्रसन्न, प्रसिद्धि, प्रताप, प्रपंच, प्रपंच हो गया। हम लोग ऐसा शब्द बनाएंगे कि जिसका कोई अर्थ निकले। अगर प्र हटाओ तो उसका क्या मतलब आएगा? छन्न क्या होता है? प्र को हटा के बताओ। वही बात है। ये उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब ये होता है कि वह शब्द लगने के बाद उसके अर्थ को बदल दे। ठीक, अभी हम सबका अर्थ को बता रहे हैं। हुआ, लिख लेंगे। अब देखो इसमें आपको प्रख्यात का मतलब मालूम, ठीक, विख्यात जो बहुत पॉपुलर होता है, जो प्रचार, प्रबल, प्रयोग, प्रगति, प्रसार, ठीक, प्रस्थान मतलब हाँ, प्रस्थान मतलब चले जाना, प्रलय मतलब ठीक, प्रमाण मतलब क्या होता है? प्रमाण, अरे साक्ष्य, जो किसी भी चीज का साक्ष्य देना। प्रसन्न मतलब हमेशा हंसते रहना, ठीक। प्रसिद्धि को मतलब किसी भी चीज की प्रसिद्धि, जैसे अभी खिलाड़ी समोसा की बात हम लोग की प्रसिद्धि में आ गया। प्रताप मतलब क्या होता है? एक टाइप का वीर, प्रतापी, वीरता। प्रताप मतलब होता है आशीर्वाद। प्रताप मतलब होता है आशीर्वाद। हम लोग कहते हैं ना पुण्य प्रताप लग जाए, पुण्य प्रताप बोला जाता है ना, तो वीरता भी होगा, लेकिन यहाँ पर प्रताप मतलब होता है आशीर्वाद। प्रपंच मतलब क्या होता है? कैसा कैसा प्रपंच? जैसे बोलते नहीं आप प्रपंच ना करो, मतलब स्वाति तुम प्राची तो ठीक बताइए, फिर बताओ तो प्रपंच मतलब क्या होता है? सर जैसे कोई बात होती है बताने के लिए सीधे सीधे बताएंगे तो बात चलो, प्रपंच मतलब होता है कि बिना मतलब, जिसको हम लोग कहते हैं फालतू की बात, बदकचरा। हाँ, बदकचरा लोग जानती हो ना, जैसे अभी गांव में होता क्या है कि जब 9-10 बजे के बाद जब पुरुष खाना पीना खा के सब काम पे चले जाते हैं, तो महिलाएं क्या करती हैं, इकट्ठा होती हैं, 4 घर 5 घर महिलाएं इकट्ठा होती हैं। तब वो क्या करती हैं, फिर उनका प्रपंच चालू होता है। इनकी बहू ऐसे, तो उनकी बहू ऐसे, तो इनकी ये, इनका वो होता है ना। ये तो वहाँ की बात हो गई। पुरुषों में चाय की दुकान पे प्रपंच होता है, जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, वो बस टाइम पास के लिए होता है, 1 घंटा 2 घंटे के लिए इतना प्रपंच बताएंगे, वही बात हो गई। कोई कहेगा कि हम 4 रसगुल्ला खा के पानी नहीं खाएंगे, ठीक है, कोई कहेगा हम तो गुड़ खाते हैं। जिन बातों को मतलब से जब तक वो लोग बात करते हैं बस वही तक है, उसके बाद ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रपंच। जिसका कोई मतलब ना हो, बिना मतलब की बातों को क्या कहा जाता है, प्रपंच कहा जाता है। अगर इसमें दूसरा वाला
सेंटर तो तुम्हारा कहाँ था? सेंटर सर मेरा सर इलाहाबाद मजीदिया इस्लामा इंटर कॉलेज। सर प्रिंसिपल सर नहीं आया है। एक और लिखो प्रति। प्रति प्रतिध्वनि सर इसमें प्रत्यक्ष नहीं होगा। किसका? प्रत्यक्ष। प्रत्यय नहीं, उसका अभी बताएंगे। प्रति में आएगा वो, जो प्रत्यक्ष आएगा। हाँ वो बताया ना, संधि विच्छेद वाला नियम चलेगा ना। देखो जितना कठिन है वो तो मैं जरूर यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, जो आसान है वह छोड़ रहा हूँ। अभी बताता हूँ प्रत्यक्ष में आएगा। लिखिए प्रति में प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि प्रतिनिधि प्रतिकार प्रत्येक प्रत्यक्ष प्रतिदान प्रतिकूल प्रतिवादी प्रत्युपकार सर प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा है। इसका मतलब क्या होगा? प्रतिष्ठा का मतलब क्या होगा? चलो मैं बता देता हूँ। चल पहले आप इसे बताओ प्रतिदान का क्या मतलब, क्यों उसी से शुरू आता है। प्रतिदान का मतलब क्या हुआ? हाँ नहीं पता, चलो हम बता दें। आप जब दान करते हो, जब एक जैसे इतने लोग हो, तो हम लोग कहते हैं ना कि जैसे हम लोग जब सबको सामूहिक बुलाना पड़ता है, हम लोग क्या करते हैं? प्रत्येक प्रत्येक बोला जाता है ना। तो प्रतिदान में होता क्या है कि कोई भी चीज जब दान करता है, जैसे इतने लोग बैठे हैं, तो हम लोग भी बोलते हैं कि सबको प्रतिदान करना है, तो सारे व्यक्ति को दान तो आपको सारे लोग आ जाएंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एवरीबडी, कहा जाता है ना, मतलब कि सब लोग। तो हिंदी में इसके लिए प्रति शब्द यूज किया गया। प्रति मतलब एक एक, एक एक मतलब एक एक एक, जितने एक को सब एक इकट्ठा हम कह सकते हैं कि सब लोग, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे। एक 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 जितने लोग बैठे सबको एक एक बोला जाएगा, उसी को कहा जाता है। उसी तरीके से जो अभी तुम प्रतिष्ठा बताई हो, उसमें वो भी उसी तरीके से आएगा। प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है? प्रतिध्वनि बताओ, स्वाति तुम बताओ। एक टिक करके सभी को बोलना। नहीं सर जैसे कहीं से कुछ आवाज आती है तो सुनाई देती है, मतलब एक साथ में तो आती नहीं है, सुनाई नहीं देती है। प्रतिध्वनि वह होती है कि जैसे हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, सर दोबारा रिपीट होकर आवाज आए। हाँ उसी को प्रतिध्वनि कहा जाता है। अच्छा जैसे जैसे समझो मेरी बात, पहले जैसे अगर हम बोले आप, इसीलिए क्लास, सिनेमा हॉल, इनकी जो दूरी है 17 मीटर, 16 दशमलव कुछ लगभग 17 मीटर के बीच में अगर कोई अवरोध है, तो आप अगर बोलोगे तो आपकी आवाज वापस आएगी। अभी आपकी भी आवाज अभी गूंज रही है, तो 17 मीटर की दूरी नहीं है ना, ये जो दूरी है, और ये खिड़की वगैरह ओपन नहीं है ना, ठीक। अब ये 17 मीटर पे अगर हमारी आवाज टकराई तो हमें गूंजती हुई सुनाई पड़ेगी, मतलब कि क्लियर नहीं होगी। अभी यह दीवार और आगे कर दिया जाए तो हम जो बोल रहे हैं हो सकता है आप स्पष्ट ना सुन पाओ, क्योंकि हम बोलेंगे वो वहां से, जब तक हम बोलेंगे आपके पास जाएगी, जब तक आप समझोगे तब तक पीछे से लड़के भी आ जाएंगे, तो वो चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती।
इसीलिए इस चीज़ को सिनेमा हॉल चूँकि बहुत बड़ा तो होता नहीं है, तो उसमें ध्वनि को अवशोषित करने के लिए बनाया जाता है कि ताकि यह जो आवाज़, जो फिल्मों की आवाज़ निकल के आती है, गूंजे ना। उसके करते क्या है, माइटी लगाते हैं। आप देखेंगे पूरा पर्दा लगाया रहता है, खिड़की दरवाजा है तब भी, नहीं है तब भी, ऊपर दीवार पर नक्काशी कर दिया जाता है। ठीक, तो ये करता क्या है, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये ध्वनि को अवशोषित करती हैं। तो जो भी वहाँ फिल्मों में डायलॉग बोला जाता है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, वह हमें दोबारा नहीं सुनाई पड़ती, हमें स्पष्ट सुनाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि लड़ने के बाद ध्वनियों को माइटी जो होती है, चटाई बिछाई जाती है, वह अवशोषित कर लेती है। जो पर्दे लगे हैं वह अवशोषित कर लेता है, जो ऊपर नक्काशी बनाया गया वह अवशोषित कर लेता है। इसलिए आवाज़ में स्पष्ट सुनाई पड़ती है। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप देखे होंगे कि जिस घर में एसी लगाया जाता है उसमें लगभग आप देखे होंगे पर्दा जरूर लगाया जाता है, खिड़की दरवाजे में पर्दे लगा दिए जाते हैं। तो ये पर्दा क्या करता है, कूलिंग का काम करता है, मतलब कि उस रूम को, उस जगह को और ठंडा करता है। क्यों? क्योंकि जो पर्दा होता है यह वाष्प को रोकता है, बाहर नहीं जाने देता है। भाई अगर पर्दा लगाई हो, चिल्ड है तो कमरा ही तो ठंडा करेगा ना। तो ये उसकी चीजें होती हैं। प्रतिनिधि मतलब क्या होता है? भाई प्रतिनिधि का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति है और वह कहीं जा नहीं पा रहा, तो वह अपने तरफ से किसी भी, जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार है और मान लीजिए कि मुख्यमंत्री की बात हम करते हैं, मान लीजिए कि किसी देश में 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है, 10 राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है और किसी राज्य का मुख्यमंत्री जाने में असमर्थ है, तो वह क्या करेगा, अपने जगह पे किसी को भेज देगा, तो वह मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि माना जाएगा। ठीक है, वह क्या होगा, प्रतिनिधि माना जाएगा। तो जो बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री होते हैं, ये अपने अपने प्रतिनिधि रख के रहते हैं कि वो उनका काम देखते हैं। प्रतिकार, प्रतिकार क्या होता है? जो हम लोग जुर्माना, ठीक, जुर्माना के बाद जो डबल जुर्माना, जैसे आप हमसे जुर्माना लिए किसी चीज़ का, मौका पाएंगे तो हम आपसे ले लेंगे, तो हमने जो दिया हो तो कर हो गया, जब वापस आपसे हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर हो जाएगा। प्रत्येक बात वही आ गई, प्रतिदिन, प्रतिदान में प्रत्येक मतलब कि सब, एक एक सब नहीं बोलेंगे, अलग अलग, एक एक ऐसे बोलेंगे। प्रत्यक्ष, सामने, प्रतिधन, अक्ष, यही तो होता ना। प्रति मतलब सामने, अक्ष मतलब आंख, जो हमारे आंखों के सामने है वही हमारा प्रत्यक्ष है। प्रतिकूल क्या होगा, इसका अर्थ बताओ? विपरीत, राइट। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत। अब कुछ भी विपरीत समझ लो आप, चाहे जो हो, जो आपके हिसाब से नहीं वो आपके विपरीत है, जो आपके हिसाब से नहीं है वो आपके विपरीत है, मान लीजिए। तो प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत। प्रतिवादी का मतलब क्या होता है? वाद प्रतिवाद, नाम सुनिए? नहीं। जैसे मान लीजिए कि दो लोगों में झगड़ा हुआ, तो ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनमें झगड़ा हुआ। अब इसमें जो पहले शिकायत करेगा, चलिए थाने की बात करते हैं, छोड़ दीजिए। अब इसमें अभी दोनों झगड़ा हुआ, दोनों में कौन वादी है पता नहीं, कौन प्रतिवादी है पता नहीं। जैसे थाने में कौन जाता है, जो बेचारा थोड़ा सा कमजोर होता है या जो ज़्यादा मार खाया जाता है ना। तो मान लीजिए ए चला गया थाने पे, ये कहाँ चला गया, थाने पे। ये क्या होगा, वादी, और बी क्या होगा, प्रतिवादी। और अगर बी पहले जाता तो ये वादी होता और वो प्रतिवादी हो जाता। मतलब कि वाद के बदले में जो आए उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवाद। प्रत्युपकार, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब वही हुआ कि एक तो उपकार होता है, आप हमारे ऊपर कुछ किए उसे हम उपकार कहेंगे, बदले में हमने भी आपके लिए कुछ कर दिया, तो जो हम करेंगे वो क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार। आपने पहली बार किया तो वह उपकार होगा, और आपके उपकार के बदले में जब हम कोई उपकार करते हैं तो वह उसे कहा जाता है प्रत्युपकार। उपकार वो भी है,
लेकिन वो बदले में हो गया, उसे क्या कहेंगे? प्रतिलोम।